नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, रिसेंटली आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था कि अब अगर कश्मीरी विस्थापित पंडितों की वापसी होगी तो उनका नरसंहार नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन कल ही कहीं ना कहीं सिलेक्टिव किलिंग होती है और जो एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। केंद्र सरकारें निरंतर प्रयास करती हैं कि कश्मीरी विस्थापित जितने भी हैं, चाहे उनमें हिंदू हो मुसलमान, उनकी वापसी हो और ख़ासतौर पर कश्मीरी पंडितों की वापसी हो, और उसको लेकर के निरंतर कोशिशें भी की जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई किसी भी सूरत में ऐसा संभव नहीं होने देना चाहती है। शायद यही एक कारण है कि लगातार सिलेक्टिव किलिंग बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, गहन चिंतन करेंगे। शेख बशीर जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, शेख साहब आपका स्वागत है। जयदेव राजवाल जी हैं, जयदेव जी आपका भी स्वागत है। राजीव कोलश्राफ कांग्रेस दावा करते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर के हालात में लगातार बदलाव आया है। पत्थरबाजी बंद हो गई, अलगाववादियों की दुकानों पे ताले लगे हैं, लेकिन सिलेक्टिव किलिंग पर अंकुश नहीं लग पाया है। क्या कहेंगे आप? धन्यवाद विनोद जी। सिलेक्टिव किलिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो अंकुश के बाद 370 के खत्म होने के बाद जिस तरह से परसेप्शन बनाने की कोशिश कर दी जा रही है कि वहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है, और ये थोड़ी बहुत ही किलिंग्स करके ये वहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पे सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है, या जिस तरह से कश्मीरियों के लिए वहाँ पे वापस अभी लास्ट जो हुई हैं उनका मोटिव सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे जो नॉर्मलसी बहुत हद तक चीज़ों को कंट्रोल किया गया। अगस्त 2019 के बाद अगर आप देखें तो वो स्ट्राइक्स थी, बंद थे, थी, हर चीज़ को एकदम कंट्रोल में कर दिया गया था। अब ऐसी किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, और बहुत अच्छे तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि वाले दिनों में बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। राजीव जी, बड़ा दिलचस्प इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया, किलिंग मांगते हैं सर। सिलेक्टिव किलिंग 100% किलिंग विनोद जी। जो सिलेक्टिव का मतलब एक है या एक है, तो जो भी किलिंग हुई थोड़ी बहुत नहीं, किलिंग तो है। इनका कहना कि थोड़ी बहुत हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन किलिंग तो है और सिलेक्टिव हो रही है। पहले होते थे ग्रेनेड हमले जी, 90 के बाद ये दोबारा रिवाइव हुआ सिलेक्टिव किलिंग का। इसमें पीछे जब से यूटी बना जी, 2 स्टेटें बनी, उसके बाद यहाँ यूटी बनाया गया जम्मू कश्मीर को। यूटी बनने के बाद ये डायरेक्ट सेंटर के अंडर चला गया, यानी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके पास और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके पास। डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्टर के अंडर आता है, तो ये होम मिनिस्टर की जिम्मेवारी बनती है कि इसको देखे, क्योंकि अब पहले तो ये कहते थे जी ये पार्टी है, वो पार्टी, ये गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट। अब तो कहीं कोई गवर्नमेंट नहीं, यहाँ सेंटर, स्टेट इनका, सेंटर इनकी। होम मिनिस्टर की जिम्मेवारी है, उसकी जवाबदेही बनती है। जब से 2019 के बाद और ये यूटी बना, तो ये अपना सतपाल सराफ जी की डेथ होती है, उसके बाद मेहरा वो कृष्णा वाले ढाबे की होती है, ठीक है, उसके बाद बिंद्रू जी की होती है। ये माइग्रेट नहीं हुए, हाँ, ये वहीं थे जी, ये 32 साल से वहीं थे। तो मैं ये कहता हूं कि क्या इन अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आज ये कश्मीरी पंडितों को वापसी की बात करते हैं, बसाने की बात करते हैं। मोहन भागवत जी कहते हैं ऐसा बसाएंगे दोबारा वो वापस नहीं आएंगे, तो क्या यही दावा था उनका? आज कौन अपने माँ बाप को वहां भेजेगा इस हालात में? कौन अपने बच्चों को भेजेगा वहां? मैंने आपकी पहले मुझे यही डर है कि ये ना हो कि अब वहां सिलेक्टिव किलिंग हो जाए और जो 3000 वहां ये जॉब कर रहा है गवर्नमेंट का, ना हो कि उनको टारगेट किया जाए। तो अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है जी। बशीर साहब, आप कैसे देखते हैं? जब सिलेक्टिव किलिंग होती है, इट मीन्स की मिलिटेंसी रिवाइव हो रही है। जब हैंड ग्रेनेड मारे जाते हैं तो इट मीन्स की नए सिरे से आतंकवाद की शुरुआत की जा रही है। कश्मीर के अंदर ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिस्ट ने अपना घर जमाया, और इस दौरान सिलेक्टिव किलिंग्स जो हैं वो होती रही। सिलेक्टिव किलिंग्स कुछ अरसा के लिए रुक जाती हैं, उसके बाद फिर शुरू हो जाती हैं। ये चिंता का विषय है। ये सोसाइटी के अंदर भी एक ख़तरनाक विषय है कि दुश्मन हमें तकसीम करना चाहता है, दुश्मन हमें चैन से जीने नहीं दे रहा है। मैं आज के आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ होम मिनिस्ट्री से
और जो राजदेव जी हैं, जयदेव जी हैं, कि हमें ये बताएं कि ये कर कौन रहा है। ये जो इस तरह का माहौल बन रहा है, एक दिन स्टेटमेंट आता है कि जनाब सब कुछ ठीक ठाक है जी। अब कल शायद स्टेटमेंट ये भी आ गया है कि जनाब अप्सपा, पिछले हफ्ते हमारी बहस चल रही थी कि अप्सपा चर्चा हुई थी, अब चर्चा ये भी हो गई कि हम जनाब इसको शायद जम्मू कश्मीर को भी कम करेंगे। जब हमारी सरकार थी तो हमने भी उस वक्त अप्सपा को कम करना चाहा था, बंकर भी हटाए थे। अब 370 का जब हवाला देते हैं कि 370 हटने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ, एलिनेशन बढ़ गया। अगर ये दावा ये कर रहे हैं कि चूंकि वहाँ स्टोन पैलेटिंग नहीं हो रही है, वहाँ स्ट्राइक्स नहीं हो रही हैं, तो ये कामयाबी है, तो ये बदकिस्मती की बात है। इस तरफ लोगों के अंदर रोष है, रोष जताने का। ये लोगों का रोष है कि लोग सेलेक्टिव किलिंग कर रहे हैं? नहीं, मैंने इसको, मैं इसके साथ एलिनेशन बड़ा है। आप ये नहीं कह सकते क्या ये एलिनेशन का कारण है? मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ जी। परसों यहाँ डिमोलिशन हुआ, क्या नाम है, भटिंडी में डिमोलिशन जब हुआ तो वहाँ जो लोग बैठे थे 370 की बात उन्होंने भी की। जम्मू के अंदर महसूस होने लगा कि भाई आप गलत कर रहे हो, आप जो कुछ दावे कर रहे हो वो उसके उलट जा रहा है जी। अब लोगों को वो सेक लगने लगा है। इसलिए मैं कहता हूं कि लेबॉर्ट्री मत बनाओ जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर इज नॉट ए लेबॉर्ट्री कि एक्सपेरिमेंट्स करते जाएं। मान लिया आपने हटा दिया, आप किस तरह 370 जिस वक्त आपने हटाया, 35A को जिस वक्त हटाया, जब आपने यूटी बनाया तो आपने 6 महीने के लिए लोगों को बंद करके रखा। ठीक है, आप लोग सोचते हैं वो जवाब देंगे, आपको जवाब देंगे जब आप डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ जाएंगे लोगों के पास, इलेक्शन करवाइए, उस वक्त आपको जवाब देंगे लोग। अब सवाल ये है कि ये चिंता होनी चाहिए, सेलेक्टिव किलिंग नहीं होनी चाहिए। आज ये जिम्मेदार हैं, ये बताएं ये क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? और अब कंटिन्यूसली हो रही है, बीच में कोई 1-2 दिन हो जाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ हो जाती है, और बयानात भी आ रहे हैं। हर तीसरे दिन कहते हैं जनाब आपको सब कुछ ठीक है। अब अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आप ये जो दूसरी तरफ ये जो चीज़ जा रही है वो भी अपने हिसाब से अपनी डायमेंशन चेंज करना चाहते हैं, कर रहे हैं। जयदेव जी, आपको नहीं लगता है कि आपने जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला बना के रखा हुआ है? आए दिन एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और उनका आप फायदा भी दूसरे राज्यों में चुनाव के दौरान लेते हैं। ऐसा विनोद जी बिल्कुल नहीं है। मैं हमारे बशीर साहब जो बता रहे थे, ये 370 और जम्मू में जो भटिंडी की जो इंसिडेंट वगैरह ये सारा बताना चाह रहे हैं, या अगर ये बता रहे हैं कि लोगों के अंदर बहुत रोष है, तो ऐसा कुछ नहीं है। रोष या ऐसा अगर होता तो आज जम्मू कश्मीर की हालात ही बदल चुके होते। मैं विनोद जी सिंपल सी चीज़ कहना चाहता हूँ, ये सारे के सारे जितने भी हालात अभी तक के हैं, उसके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। इन लोगों ने अगर मिलके 1987 की इलेक्शंस को रिग नहीं किया होता, मफ को उस टाइम पे इन्होंने डैमेज नहीं किया होता, तो आज जम्मू कश्मीर के ये हालात नहीं होते। उससे पहले की टाइम देखिए। अभी मैं आपको बता दूं, बशीर साहब इसका जवाब पता क्या देंगे? 1984 में अगर आपने सरकार को टॉपल नहीं किया होता तो शायद ऐसा ना होता। ये बशीर साहब मंद मुस्कुरा भी रहे। पर रजवाल साहब आप जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं सिंपल सी चीज कहना चाहता हूँ, सारी दुनिया को पता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो उस टाइम के 87 के जो चुनाव थे, जिस तरह से इन लोगों ने रिग किया, ये रूट कॉज है उस टाइम का, और वो उसने जन्म दिया मिलिटेंसी को। और ये लोगों ने कश्मीर के लोगों को जो एक परसेप्शन गलत दिया है लोग, लेकिन उनका जो माइंडसेट है और जो उनको हिस्ट्री है वो ही गलत पढ़ाई गई, और सारे का सारा सिस्टम टोटली का टोटली उनको वहां पे दिया। उस राजबाग में भी आज की डेट में भी वहां पे मिट्टी है वहां पे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर उस टाइम पे ये इन्होंने इलेक्शन, जम्मू कश्मीर हमारा बढ़िया तरीके से चल रहा था। 370 जब की बात करते हैं तो अगर गवर्नमेंट काम कर रही है, जेडी अपना काम कर रही है, इलीगल जगहों पे वो किया गया है, तो वहां पे अगर कब्जे कोई कर रहा है, वो उसको हटाने के लिए जाते हैं तो उसको रोष बोलेंगे?
गलत तरीके से और ये वही सब गलत चीजों को सपोर्ट करते हैं और इसलिए सपोर्ट करते हैं। और ये जो आज की डेट में सिलेक्टिव किलिंग्स की हम बात करें, विनोद जी, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से मिलिटेंसी को बिल्कुल नीचे, मेरे पास सारे डाटाज हैं कि किस तरह से स्टीप डाउन आया है। ये जो जितने बड़े पैमाने पे हो सकती थी उसको जो हमारी सरकार ने रोका है, जिसको जो बढ़िया तरीके से सारे का सारा कंट्रोल करके रोका है, उसकी तरफ इन लोगों का ध्यान नहीं जाता। एक ही चीज कहना, आप कह रहे हैं कि रोष नहीं है, तो स्नेह भी हमने नहीं देखा है जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरीके से आपके प्रदेश अध्यक्ष को घेराव किया जाता है, जिस तरीके से भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन होता है, ये प्रेम और स्नेह नहीं है। नहीं, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि लोग उसी के पास जाएंगे जो काम कर रहे हैं, जो बढ़िया तरीके से लोगों के काम कर रहे हैं, लोगों के मसलों को हल कर रहे हैं, जहां से लोगों को एक्सपेक्टेशंस है कि यहीं से हमारा काम हो सकता है, ऑब्वियसली उन्हीं के पास जाएंगे। और इन लोगों ने इतना ज्यादा बैकलॉग खड़ा कर दिया है पिछले 60-70 सालों से, हर चीज में बैकलॉग खड़ा किया है, हर चीज में जो बैकलॉग खड़ा किया है। अब जम्मू कश्मीर की जनता को अगर उम्मीद है तो भारतीय जनता पार्टी से है। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है ये जो सिलेक्टिव किलिंग्स की आप बात कर रहे हैं। जिस तरह से कश्मीर वैली में खासकर जनाधार भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है, हर एक तहसील लेवल के ऊपर, अगर ब्लॉक लेवल की बात करें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और लोग सपोर्ट कर रहे हैं और भारी मात्रा में लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, ये लोग, ये दिखाता है। मैंने जैसे आपको बताया कि अभी रजवाल साहब, ये ज्वाइनिंग पर लेकर के बहुत सारी आपत्तियां उठती हैं। लोग कहते हैं कि जो लोग ज्वाइन नहीं करते उनको डराते धमकाते भी हो, या जो लोग गलत काम करते हैं उनको मजबूर करते हैं ज्वाइन कराने के लिए। नहीं, ऐसा ये बिल्कुल गलत है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को क्यों डराएगी और हमारे पास डराने के लिए क्या। और दूसरा, मेरे को आप एक चीज बताइए, हंडवारा में जो अभी माननीय अशोक कोल जी ने 10,000 लोगों की वहां पे की, उन लोगों को क्या डरा के वहां पे लाया गया था? वो 10,000 लोग जो वहां पे मीटिंग में आए थे, वहां पे ये अपने आप में दिखाता है कि हंडवारा जैसे क्षेत्र में वहां पे पब्लिक कितनी अच्छे तरीके से हर जगह रहे। रिजल्ट आएंगे ना तब देखी जाएगी। बशीर साहब आपको कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं, जब रिजल्ट आएंगे कश्मीर में क्या निकलता है। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अभी 2013 के बाद, 2013 से लेके इस वक्त 2022 जा रहा है, 7 साल हो गए हैं। 7 साल के 2-3 साल जो पहले थे उसमें लोग आराम से ये थे कि जो चेंज हुई है शायद बेटर के लिए हुई है। मैं जयदेव जी को बताना चाहता हूं कि हमेशा चेंज बेटर के लिए होती है। हम जैसे लोग भी समझते थे कि चेंज आ गई है और लोगों का जनाधार मिला है, बेटर के लिए होगी। लेकिन आज मुझे बताइए, स्टेट को यूटी बनाना कोई दानिशमंदी है जी। और आप तो लोकल पुलिस पे भी भरोसा नहीं कर रहे हो जी। आप लोकल ऑफिसर पे भी भरोसा नहीं कर रहे हो। इस वक्त आपका जो सिस्टम है वो लोकल ऑफिसर के ऊपर भी आप भरोसा नहीं कर रहे हो। आप हर दिन एक चेंज कर रहे हो। 2014 में अगर आप बशीर साहब मिलकर के बीजेपी के साथ सरकार बना लेते तो स्थितियां बढ़िया साफ हो सकता है। एक मिनट, मैं आपको बताता हूं, स्पष्ट हो जानी। मैं आपको बताता हूं, हुकूमत बनाना ये एक डिफरेंट चैप्टर है जी। ये कब बनती है, कैसे बनती है, किस तरह बनाई है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। कैसे करें जी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने जमाने में जो हुकूमत की है, उस वक्त भी मैंने आपको बताया कि हालात ऐसे पैदा कर दिए गए थे कि अफसपा को हम हटाएंगे कुछ जगहों से, ऐसा नहीं हो पाया। अब जब नहीं हो पाया तो आज हमें इनसे पूछना है कि आप ही बता दीजिए, क्योंकि आप जब कहते थे कि भाई सारी बॉर्डर भी आपके पास हैं, हुकूमत भी आपके पास है, तो बताइए ना कहां से आ रहे हैं। आज तो ये जिम्मेदार हैं, इनसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। दूसरा, आपके साथ जो मैं बात कर रहा हूं, जो इनके आपके हवाले से बात कर रहा हूं कि जम्मू के अंदर ट्रेडर आज परेशान है। एक ही दिन स्ट्राइक की जम्मू के अंदर ट्रेडर्स ने, तो इनके रोंगटे खड़े हो गए। इन्होंने दूसरे दिन कुछ मेजर्स लिए, पहले क्यों नहीं लिए। इलेक्शन के वक्त आप इन्होंने जम्मू कश्मीर को तो पूरे इंडिया में बेचा, चलो ठीक है, अगर फायदा हो गया तो अच्छी बात है। लेकिन हकीकत यह है कि लोगों के अंदर परेशानी है, नौजवानों में परेशानी है, नौजवान बेकार फिर रहे हैं सड़कों के ऊपर। ये कहते हैं जी, आपने कहा कि बीजेपी के दफ्तर का घेराव हुआ, लाठीचार्ज किया, सुना नहीं उन लोगों को, उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। पहली दफा मैंने देखा कि वर्दी के अंदर होमगार्ड वाले, डीडीसी के रिजल्ट इनके फेवर में नहीं है। मैं आज आपको उसका मैं आपको बताऊंगा, हमारे फेवर, हमने तो कंपेन ही नहीं किया, उसके बावजूद हमारे रिजल्ट अच्छे हैं।
मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए थे। प्रॉक्सी हमारे तो कैंडिडेट्स थे। जयदेव जी, ये जो है वो आपकी प्रॉक्सी है, खुद वो भी हमें कहता कहने है। की जरूरत नहीं है, वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, यस, इन्होंने लोगों को डराया। पक्ष कहता है, मैं मैं कह रहा हूं, बात नहीं है। मैं कहता हूं ना जी। कि इन्होंने ऐसा किया, ऐसा माहौल तैयार जी। जिसको थोड़ा सा प्रिक हो जाता है, वो कहता है चलो जी। चलिए राजीव जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से जयदेव जी ने साफ साफ कह दिया कि अब जो सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है, और 1987 की रिगिंग का हवाला उन्होंने दिया, क्या कहेंगे? सर दिखेगी जी। सबसे पॉश एरिया है, म्यूजियम वहाँ है, सिल्क फैक्ट्री वहाँ है, पीएचई और इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स वहाँ है। उसके आगे आप जाओगे, लेफ्ट साइड में मस्जिद और राइट साइड में कॉन्वेंट स्कूल है। आंख बंद करके आप चलते जाओगे तो आपको एक से एक बढ़िया बिल्डिंग और एक रेस्टोरेंट खुले हैं, हैट्रिक खुला हुआ है, दूसरे तीसरे खुले हुए हैं। तो मतलब आपको लगता है कि शाम को अगर आप राजबाग में घूम रहे हो तो आपको लगेगा कि मैं यूरोप में घूम रहा हूँ जी। ठीक, पहली बात। दूसरा, 87 की बात ये कर रहे हैं, ये एक परसेप्शन बीजेपी ने पैदा कर दिया कि रिगिंग हुई। क्या इलेक्शन कमिश्नर को हम चैलेंज कर रहे हैं? इलेक्शन कमिश्नर अथॉरिटी है और गवर्नर भी है और बाकी भी है। इलेक्शन कमिश्नर तो इस चीज को तायद नहीं करता, वो तो नहीं कह रहा कि भाई रिगिंग हुई है। और फिर जम्मू कश्मीर में कई तरह की एजेंसियां इसको देखती हैं गवर्नमेंट की, तो अगर उनको लग रहा होगा कि ऐसा है तो ऐसा किया होगा, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमिश्नर की इस पे कोई ऐसी नहीं आई कि भाई रिगिंग हुई है, तो हम कैसे कह देंगे गलत है जी। उसके बाद इनके सरपंच पंच इंतराल में जो मारा गया, कश्मीरी पंडित सरपंच, वो चेयरमैन, मैं कह रहा हूं अपने ही बंदे इनके सेफ नहीं जी। ये हमें क्या सुरक्षा देंगे? पहले अपने बंदों को, जिनको 10-10 पीएसओ दिए हैं, उनको तो बचा लें। कांग्रेस के या बाकी लीडरों की सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई है, जिसकी Z+ थी वो आ गया वाई में, वाई वाले को 2 पीएसओ दिए, जिनके मगर बाहर टेंट थे, टेंट उखाड़ दिए। मैं ये कह रहा हूं इसलिए ताकि पॉलिटिकल प्रोसेस में कोई ना जाए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको ये सब कुछ करना है तो आप सीधा अपने हिसाब से करिए। अगर आपको पॉलिटिकल प्रोसेस चलना है, जिसका जो स्टेटस है उसको उस स्टेटस के हिसाब से सिक्योरिटी दें और ताकि पॉलिटिकल प्रोसेस वहां चले। 1987 के इलेक्शंस को ये जो पैरेट टाइप एक कैसेट बना हुआ है, मुझे लगता है कि इस कैसेट को बंद कर देना चाहिए। इल्जामात होते हैं, उंगलियां उठती हैं आपके ऊपर। बिल्कुल नहीं सूट करते हमको। मैं आपको बताता हूँ, हमारे मुल्क का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक अदारा है, सुप्रीम कोर्ट एक अदारा है, हाई कोर्ट एक अदारा है। किसी एक अदारे ने जाके अगर किसी ने वहां अपील की हो कि हम जनाब हारे हैं तो इसकी वजह से रिगिंग से, यहाँ इंदिरा गांधी ने जिस वक्त, आपको याद है इलाहाबाद, और इंदिरा गांधी को वहां से वो हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया। आज हम अपने ही अदारों को झुटला रहे हैं ये चीज कह के। मफ का जहां तक ताल्लुक है, अब मैं बहुत सी बातें इसलिए नहीं यहाँ कहूंगा कि वो शायद नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट में क्यों नहीं है? मफ को पैदा किसने किया जी? अच्छा, मफ को अगर पैदा किया तो अगर आज को बीजेपी को वो सूट करता है कि मफ को जी वहां थी, लेकिन सवाल यह है कि अगर मुझे कहीं शिकायत है तो सुप्रीम कोर्ट है ना। चलिए जयदेव जी बताएंगे जवाब। देखिए विनोद जी, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे भाई बशीर जी वर्ड यूज कर रहे हैं ना कि बीजेपी को माफ सूट करता है, इन्होंने जम्मू को बेचा, ये कोई वर्ड होते हैं क्या? ये कोई तरीका है बात करने का कि बेचा और बफ बीजेपी को सूट करेगा? बेचा यूज किया। आप रिवाइंड करके देख लीजिए, आपने बेचे के वर्ड यूज किया, आप क्या इसको रिवाइंड करके देख लीजिए। देखिए मेरा सिर्फ इतना कहना है, राजीव जी बोल रहे हैं उस टाइम पे 87 में ऐसा भोला बन के बात कर रहे हैं। अरे पूरी दुनिया को पता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, एंड उसी चीज ने मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया और वहीं से मिलिटेंसी स्टार्ट हुई। और दूसरा, आज की डेट की भी अगर मैं बात करूं, आज की डेट में भी सब चीजें कंट्रोल आ जाती है अगर मेरे ये दोनों साथी, अगर ये लोगों को, पब्लिक को इंस्टिगेट करना बंद कर दें, लोगों में परसेप्शन गलत बनाना बंद कर दें। और जो जिस तरह से ये लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, उससे बात होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इनको ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, जो हकीकत की बात है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। सिर्फ एक ही काम करें
करेंगे, इंस्टिगेट करो। और दूसरा, लोगों को आज भी यही लेकर चल रहे हैं 370 क्यों टूट गया, ये तो टूट ही नहीं सकता था। 370 और जब पूरा देश एक था, बना के दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने। और ये जो सिलेक्टिव किलिंग्स की बात कर रहे हैं ना, आने वाले चुन चुन मारेंगे इन सबको, जो भी लोग और जो भी ताकतें इसके पीछे है, सबको घर से निकाल के मारेंगे, चुन के मारेंगे। और इस सिलेक्टिव किलिंग्स को, क्योंकि सबको पता है अच्छे तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा वहां पे परफॉर्म कर रही है। और नेशनलिस्ट जो लोग हैं पूरे चाहे मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, वहां पे कांग्रेस, ये छोटा सा कोई इंसिडेंट होता है उसको बड़ा करके दिखाने का प्रयास किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि राष्ट्रवादी लोग। और रही बात, चुन के मारेंगे इन सब लोगों को। कहना कि पार्टियां उकसा रही हैं कश्मीरी आवाम को, बेवजह बरगला वापस आ जाएगा। सर विनोद जी, मेरी बात, इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि बीजेपी के जो मतलब गवर्नमेंट बनी, मेन इशू है शुरू से इन्होंने कश्मीर के नाम पे ही अपनी सियासत की और कश्मीर करते हुए पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने अपना वो चला लिया। मैं ये कह रहा हूं, जब आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, जब अटल जी की सरकार थी तब उमर अब्दुल्ला इनका मिनिस्टर था, वो भी फॉरेन मिनिस्टर, कोई छोटा मोटा तो नहीं, फॉरेन मिनिस्टर था। फिर जब इनकी पीडीपी की बात करते हैं तो उनके साथ इन्होंने सत्ता की मलाई खाई। मैं ये कह रहा हूं, ये किस हिसाब से ये बात कर रहे हैं, वो बात करते हैं। मैं कहता हूं जी, इनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। इस तरह से विनोद जी बात कर रहे हैं, सत्ता की मलाई खाई। यू सी द वर्ड द पीपल आर यूजिंग, सत्ता की मलाई खाई। भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं था, दैट वाज अ वर्किंग अलायंस। वर्किंग अलायंस इसलिए कि जम्मू से पूरे का पूरा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला, कश्मीर से उसको मिला। इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल अलायंस, दैट वाज कंप्लीटली अ वर्किंग अलायंस। और वर्किंग अलायंस के ऊपर जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये हमारे उस दायरे में नहीं आते, इमीडिएटली हम लोग उस सरकार से बाहर आ गए। लेकिन वो तो कहते हैं कि सरकार तो हमने चलाई, जो कहा हमने कहा 370 से खिलवाड़ नहीं होगा, आपने लिखा उसमें नहीं होगा। अलायंस में था, उसमें 10,000 पत्थरबाज मसरत आलम को छोड़ा अनकंडीशनल। ये मैं कह रहा हूं, आपने जम्मू से किस बात के वोट लिए, मुझे बताओ। हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाने जम्मू का चीफ मिनिस्टर, उन्होंने वोट किस पे लिए वो भी आपको पता है। अरे भाई साहब, फिर इनकी सोच अलग अलग है, फिर ये रिश्ता कैसे चला। जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनेगा और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, ये आप दोनों को अच्छे तरीके से बता दूं। और ये आप लोगों का जो वहम है ना किसी तरह का कि आने वाले दिनों में कश्मीर में क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आएंगे, ये उसी का नतीजा है, ये जो आगे पीछे जो स्टेटमेंट्स आ रही है। एक बात मैं करूं, 2002 में जब इलेक्शंस हुए हुई 2019 में 3, 4, 5%, अगर यही घट रही है। अभी डीडीसी की इलेक्शंस की बात करें, बाकी इलेक्शंस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सीट हम लोग श्रीनगर सीडी से निकालते हैं और इजाज हमारा छोटा सा लड़का वहां से सीट निकालता है। और किस तरह से भारी वोट देते हैं और आप कहते हैं वहां पे वोट। मैं तो इनके वो चैलेंज इनको समझता हूं कि ये जो कह रहे हैं, हम इनके एजेंडे को झुटलाएंगे नहीं, इनका एजेंडा इनको मुबारक हो। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें जब कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने की, ये कांग्रेस ने की, कुछ नहीं बदला। जम्मू कश्मीर का बदला, हर चीज को बदल को नीचे लेकर आए, हर चीज पर किया। डेवलपमेंट की बात करें तो जबरदस्त तरीके से डेवलपमेंट की। आपके मुंह से तो डेमोक्रेसी की बात सही नहीं है। अभी तो रियल डेमोक्रेटिक है कि परिवारवाद, एक अब्दुल्ला को पकड़ लिया, वही सारे अब्दुल्ले, जूनियर अब्दुल्ला, उससे जूनियर अब्दुल्ला, सारे अब्दुल्ले ही चलते जाएंगे। ऐसा नहीं चलता भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ पे रियल डेमोक्रेसी है भाई साहब, रियल डेमोक्रेटिक पार्टी है और रियल डेमोक्रेसी से काम करते हैं। पहले सुन लीजिए, आप परिवार जब बनाएंगे ही नहीं तो कहां से बढ़ेगा परिवार? हमसे बड़ा परिवार। मैं सुन लीजिए, और मैं आपको बताता हूं, जितनी भी जो हो गए, कोई दौड़ के नहीं चीफ मिनिस्टर बन बैठा, लोगों के सपोर्ट से बना, बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बना। कहीं वो नहीं बनाया कि नहीं जनाब, जब नहीं थी मेजॉरिटी नहीं बनाया, 2002 में मेजॉरिटी नहीं थी, नहीं बनाया। लेकिन उनका कहने का मतलब है, पहले स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इसलिए था, आज भी मैटर करता है, आज भी हंट कर रहा है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इनको। नहीं, उसके बड़े अब्दुल्ला, छोटा अब्दुल्ला, कोई बात नहीं। राजनीतिक सवाल ये उठता है कि किस तरीके से
कांग्रेस को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है कि मिलिटेंसी के लिए कांग्रेस और एनसी दोनों ही जिम्मेदार थे। सर मैं ये कह रहा हूँ 15 साल से इनके पास हुकूमत है जी, मैं ये कह रहा हूँ ये बताएं ना आए, 15 लाए साल में white इन्होंने paper, क्या किया। लाए white paper। बार बार दोष देते रहो, कब I तक will- उनको I will- दोष देते I will रहो। suggest- एक टेप चला दो है लाए- लाए मतलब मैं- वो एक फिल्म आई थी, मैं आप थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक 40 साल जी। पहले, तो गब्बर सिंह का वो एक टाइटल जी। ये बार बार बोलो, झूठ बोलो, हर बार बोलो और 100 बार बोलो। मैं आपके मैं ये कह रहा हूँ आप 15 साल का अपना लाए हिसाब white दो, paper। जो 15 साल में आपने क्या चलिए किया। चलिए White चलिए paper लाए चलिए, बीजेपी। चलिए। 15 साल में हिंदुस्तान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर लेकर आए। चलिए। 15 साल में खैर जी जी समय का अभाव है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you। राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।